हेलो बच्चों। हाँ, कैसे हैं बेटा आप सभी। जीओसी फर्स्ट में बेटा अ, अपना बेसिक हो गया था और क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया था। और क्लासिफिकेशन के बाद अब जो है अपना टॉपिक वो है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, है ना। नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेटा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा 5 मिनट मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुने, है ना। और उसके अकॉर्डिंग अपन नॉमनक्लेचर को पढ़ेंगे, नामकरण को। तो आई थिंक आप सबकी नामकरण पे कमांड क्रिएट होगी और अपन बेस्ट कर पाएंगे नामकरण के लिए, है ना। तो बेटा नामकरण को पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि अपन ने जो पिछला पढ़ा है, पिछला जो जीओसी फर्स्ट में पढ़ा है, पिछला पढ़ा होने का मतलब ये है कि वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन हमारा बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होना चाहिए, है ना। क्लासिफिकेशन में यदि कहें तो अपन ने 3 बेस पढ़े थे बेटा, है ना। 3 बेस कौन कौन से थे वो आपको पता है। 3 बेसों में एक संरचना के आधार पर पढ़ा था, एक समूहों के आधार पर पढ़ा था और एक सजातीय श्रेणी। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा जो है वो समूहों के आधार वाला है बेटा। यदि अपन को ग्रुप्स की नॉलेज नहीं होगी तो फिर नॉमनक्लेचर को पढ़ने में अपन को दिक्कत आएगी। जैसे बच्चे को फंक्शनल नहीं आता, क्रियात्मक समूह नहीं आता, तो उसको नामकरण कैसे पड़ेगा। वो कंपाउंड्स की कैटेगरी नहीं पहचान पाएगा कि किस श्रेणी का सदस्य है, किसका अपन किस कैटेगरी के यौगिकों का नामकरण कर रहे हैं, है ना। तो नामकरण बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन शर्त है कि पहला जीओसी फर्स्ट का पहला पार्ट है क्लासिफिकेशन, वो हमारा अच्छे से क्लियर हो, है ना। अच्छे से क्लियर होने का मीन ये है कि अपन को सारे आने चाहिए, फंक्शनल्स आने चाहिए, सारे हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स आने चाहिए। और भी कोई टर्म्स हैं पहले संरचना के आधार पर पढ़िए, लेकिन ग्रुप्स का तो यहाँ कंप्लीटली नॉलेज होना ही चाहिए। यदि ग्रुप्स की नॉलेज बेटा नहीं होगी तो फिर क्लासिफिकेशन को पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा बेटा, है ना। तो आप लोगों को सबको इजी लगेगा, बहुत सरल लगेगा, आसानी से हर बच्चा समझ लेगा इसको। अब इम्पोर्टेंट है जो नॉमनक्लेचर अपन पढ़ें तो उसको किस वे में पढ़ें। देखो नॉमनक्लेचर में मैं आपको बहुत अच्छा सिस्टमेटिक सारा सब कुछ पढ़ाऊँगा, लेकिन इम्पोर्टेंट इसमें आपकी एक सेल्फ मेहनत बहुत इम्पोर्टेंट है। और उस सेल्फ मेहनत में है बेटा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस यदि आप एग्जाम्पल्स की नहीं करेंगे तो नॉमनक्लेचर क्रैमिंग बेस्ड रटने से कभी क्लियर नहीं होगा। जैसे कि आईयूपीएससी है, तो आईपीएससी पे तो बेटा कमांड जब क्रिएट होगी अपनी, तो अपन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो डाउट्स हैं उनको अपन क्लियर करें, है ना। एग्जाम्पल की वैरायटी जितनी ज़्यादा करेंगे बच्चों, अपना कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, उतना अपन कमांड क्रिएट कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस मस्ट है ना। और प्रैक्टिस के लिए अपन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, उदाहरण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें। हालांकि काफ़ी एग्जाम्पल्स मैं आपको कराऊंगा, लेकिन हाँ मैंने बोला ना एक सेल्फ वर्ड है कि आपको भी हाँ करना होगा। और उसकी प्रैक्टिस का बेस्ट तरीका है कि आप जैसे बॉन्डलाइन फार्मूला। हाँ, और एक बात और बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि हाँ थोड़ा सा कंपाउंड्स के रिप्रेजेंटेशंस अपन को आने चाहिए। क्योंकि कभी कंपाउंड को अपन कैसे लिख देंगे, बॉन्डलाइन फार्मूले के रूप में लिख देंगे, कभी कंपाउंड को अपन संगनित करके लिख देंगे, कभी कंपाउंड को अपन कंप्लीटली खोल के लिख देंगे। तो ये नॉलेज मतलब पिछला जो पार्ट पढ़ा है उसकी नॉलेज होने के बाद नॉमनक्लेचर बहुत ईजी है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों, आप रेडी हैं। नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो नामकरण जैसे वर्ड आता है तो ऑब्वियसली अपने दिमाग में आता ही है कि नाम लिखना है किसी का। तो नाम तो होता ही है, जैसे आप लोग अपने ऊपर ले लीजिए, आपका भी तो नाम होता है, आपका भी तो नाम होगा कोई। नाम लिखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वो जैसे आपके नाम के लिए जनरली 2 तरीके होते हैं। बच्चे आप जैसे कोई भी बच्चे का जन्म हुआ तो अपन कहते हैं कि पंडित जी के पास जाते हैं और उसके बेस पे नाम, है ना। तो एक तो पंडित जी वाली पद्धति हो गई, जस्ट एक घरेलू पद्धति होती है। घरेलू पद्धति में मतलब जो भी कोई भी घर का मेंबर है अपनी चॉइस या के बेस पे कुछ भी बोलने लग जाता है, और वही एक फेम नेम हो जाता है, ठीक है ना। तो जस्ट उससे कंपेयर कर लीजिए। अब चूंकि नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बनिक यौगिक का नामकरण है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बच्चों मैंने ये लिखा कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए मुख्यतः, ऐसा बोला मैंने, मुख्यतः सिस्टम्स तो और भी होते हैं बेटा, जैसे हेट्रो के तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं,
मुख्यतः जो है वो 3 सिस्टम्स प्रचलित हैं। सिस्टम, अब सिस्टम का मतलब कठिन नहीं समझे इसको, पद्धति, हिंदी मीडियम वाले पद्धति बोलेंगे, है ना। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए मुख्य रूप से कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं? 3 पद्धतियाँ प्रचलित हैं बेटा, है ना। तो वो तीनों पद्धतियों के नाम हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली जो पद्धति है वो साधारण पद्धति या आईयूपीएसी पद्धति है ना। सबसे पहली पद्धति कौन सी है? साधारण पद्धति, या उसका एक नाम हो ना रूढ़ पद्धति। अभी दोनों क्लियर हो जाएंगी थोड़ा सा, साधारण पद्धति या फिर रूढ़ पद्धति। दूसरी जो है वो व्युत्पन्न पद्धति, और तीसरी बड़ी फेम, बड़ी इम्पोर्टेंट, इसके बारे में तो उसकी महिमा का जितना गुणगान करें उतना कम है, और वो है बेटा आईयूपीएसी क्या पद्धति, आईयूपीएसी सिस्टम। थोड़ा सा इंग्लिश में बोलें तो साधारण पद्धति को हिंदी में सामान्य पद्धति भी बोल देते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम। रूढ़ पद्धति को इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइवल सिस्टम, ट्राइवल सिस्टम। और व्युत्पन्न पद्धति को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं डेराइव्ड सिस्टम। कौन सा सिस्टम बच्चों? डेराइव्ड सिस्टम। और तीसरे नंबर की है आईयूपीएसी सिस्टम। आईपीएससी की फुल फॉर्म जब आएंगे, जब और डिस्कस करेंगे, आईपीएससी पे पहुंचेंगे। अब चूंकि यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड आप देखोगे तो ये व्युत्पन्न पद्धति कम मिलती है, मैं आपको बताऊं, ये जनरली आपको कम देखने को मिलेगी ये पद्धति, है ना, ज़्यादा यूजेबल पद्धति नहीं है। और दो को हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, साधारण और आईपीएससी। और उसमें सबसे बेस्ट जो है, सबसे बेस्ट जो है वो कौन सी है? आईयूपीएससी। आईयूपीएससी जो सिस्टम होगा वो सबसे बेस्ट होगा, सबसे अच्छी पद्धति होगी ये। आप कहोगे सर ये सबसे अच्छी पद्धति क्यों होगी? तो ये आपको पता लगेगा जैसे जैसे आप पढ़ोगे, क्योंकि देखो साधारण पद्धति भी बहुत जगह हाथ खड़े कर देगी। अब मैंने एक बड़ा सा इमेज कर लिया कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का, आगे इसका साधारण नाम लिखो, ठीक है ना, तो वो संभव नहीं होगा। लेकिन आईपीएससी जो पद्धति है उसके द्वारा वो संभव हो जाएगा, है ना। तो बेस्ट आईपीएससी है, लेकिन अपन को चूंकि एकदम तो आईपीएससी नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन कॉमन पढ़ेंगे, और व्युत्पन्न भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि व्युत्पन्न आपकी ज़्यादा यूजेबल नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड। और थर्ड नंबर पे अपन आईपीएससी पद्धति। और आईपीएससी सर प्रैक्टिस पर बेस्ड ज़्यादा है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो जितना बच्चा प्रैक्टिस करता है उसका आईपीएससी कॉन्सेप्ट उतना ही ज़्यादा क्या होता है बेटा, क्लियर होता है। चलिए बच्चों, अब देखिए साधारण पद्धति के द्वारा जो नाम लिखा जाएगा वो कौन सा नाम कहलाएगा? पद्धति एक तरीका ही तो है बेटा। तो साधारण पद्धति के द्वारा जो नाम लिखेंगे वो कौन सा नाम होगा? साधारण नाम, है ना, साधारण नाम या सामान्य नाम, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉमन नेम। रूढ़ पद्धति के द्वारा लिखा जाएगा वो रूढ़ नाम होगा, ट्राइवल नेम होगा। ऐसे व्युत्पन्न पद्धति के द्वारा जो लिखा जाएगा वो व्युत्पन्न नाम होगा। और आईपीएससी पद्धति के द्वारा जो लिखा जाएगा वो आईयूपीएससी या आईयूपैक, उचित प्रोनाउंस उसका आईयूपैक ही होता है, आईयूपीएससी नेम होगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों कॉमन सिस्टम या ट्राइबल सिस्टम, तो आपको इंग्लिश समझ में आ रही होगी। साधारण पद्धति के लिए अपन बोल रहे हैं कॉमन सिस्टम, और रूढ़ पद्धति के लिए अपन बोल रहे हैं ट्राइबल सिस्टम, ठीक है ना। पहली बात तो ये जो पद्धति है सबसे प्राचीन पद्धति है बेटा, सबसे प्राचीन पद्धति है ये, सबसे प्राचीन। और मेरी भाषा में बोले तो आई थिंक ये एक तरीके से रटने की पद्धति है, रटने की पद्धति ज़्यादा है, क्रैमिंग बेस्ड ज़्यादा है। आपको याद करना पड़ेगा कि इस यौगिक का नाम ये है और उसका मतलब उत्पत्ति या स्रोत इस के बेस पे उसका ये नाम आया, है ना। तो क्रैमिंग बेस्ड ज़्यादा है, रूल्स नहीं है यहाँ पे, नियम नहीं है। तो रटने की पद्धति सबसे प्राचीन है, सबसे पहले आई थी, सबसे पुरानी है, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट है कि जो रूट नाम होते हैं, जो ट्राइबल नेम होते हैं, रूट नाम जो होते हैं उनका आधार क्या होता है? उनका आधार हो सकता है कोई उत्पत्ति, ठीक है ना, उत्पत्ति हो सकता है, कोई स्रोत हो सकता है बेटा, ठीक है ना, कोई गुण हो सकता है, और कोई खोजकर्ता भी उसका बेस हो सकता है। उसके आधार पर लिखे जाते हैं कौन से नाम? रूढ़ नाम। रूढ़ नाम उत्पत्ति, स्रोत, गुण या खोजकर्ता के आधार पर रूढ़ नाम लिखे जाते हैं, ठीक है ना। अब सामान्यतः होता क्या है बेटा, मैं आपको बताऊं कि सामान्यतः ये होता है कि जो साधारण पद्धति से नाम है वो सामान्य नाम है। तो सामान्यतः ये होता है कि सामान्य नाम या साधारण नाम और वह रूढ़ नाम जो होते हैं, रूढ़ नाम, ठीक है ना, ये समान होते हैं, सामान्यतः समान होते हैं। मैं बोल रहा हूँ सामान्यतः समान, एक ही होते हैं। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनके साधारण नाम या सामान्य नाम
और रूट नाम क्या है, अलग है, ठीक है ना। इसका साधारण नाम अलग है उसका और उसका रूट नाम अलग है। अब देखिए यहाँ पे कुछ एक तरीके से टेबल क्रैमिंग बेस्ड है बेटा, आई थिंक। तो यहाँ पे एक टेबल आपके सामने आ रही है, उसमें अपन कुछ कार्बनिक यौगिकों के सूत्र ले रहे हैं, फॉर्मूला, और उनके रूट नेम है वो फिक्स हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। और उस रूट नाम जो वो आया, उस नाम का आधार क्या है, उसका बेस क्या रहा कि उसके बेस पे वो रूट नाम आया, ठीक है ना। तो ये तो याद करना पड़ेगा, यहाँ कोई रूल नहीं है कि एक बार रूल फिक्स किया इस पर भी लग जाएगा इस पर भी लग जाएगा, सबके लिए डिफरेंट कोई बेस होंगे, ठीक है ना। उत्पत्ति हो सकता है, गुण हो सकता है, खोजकर्ता हो सकता है। तो आपके सामने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, वो है CH4। तो CH4 के बारे में जो भी अपन को नॉलेज है वो अपन को व्यक्त करनी चाहिए। CH4 आई थिंक एल्केन है, एक कार्बन की एल्केन है, ठीक है ना, CH4। और CH4 का जो रूट नाम होता है ना, रूट नाम CH4 का रूट नाम जो होता है वो क्या होता है बच्चों, मार्स गैस। क्या होता है बेटा, मार्स गैस। तो CH4 को क्या बोलते हैं अपन, मार्स गैस बोलते हैं। तो मार्स गैस उसका रूट नाम है। आपको सर इस नाम का आधार क्या है, तो एक्चुअल में मार्स गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्रोत है वो दलदली स्थान है, दलदली स्थान इसका सोर्स होता है। और दलदली स्थान को बेटा अपन लैटिन में बोलते हैं मार्सी। क्या बोलते हैं, मार्सी। तो मार्सी के बेस पर इसका नाम पड़ा क्या, मार्स गैस। तो CH4 को मार्स गैस बोलते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। और उसका आधार है कि इसका जो स्रोत है वो दलदली स्थान है, और दलदली स्थान को मार्सी बोलते हैं लैटिन में, और मार्सी के बेस पे इसका नाम पड़ा क्या, मार्स गैस। नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन ने लिया CH3OH। CH3OH इसके बारे में आप ये कहोगे, पिछला पढ़ गया हो सर ये अल्कोहल है, इसकी श्रेणी हमें पता लग रही है अल्कोहल है ना। तो CH3OH जो है इसका जो रूट नेम है, जो रूट नाम है, जो ट्राइबल नेम है, वो कास्ट स्प्लिट होता है। क्या होता है बच्चों, कास्ट स्प्लिट। अब कास्ट स्प्लिट की जगह कई बार ऐसा होता है कास्ट स्प्लिट लिखा होता है, कई बार कास्ट स्प्लिट नहीं लिखा होता, और उसकी जगह पे लिखा होता है वुड स्प्लिट। वुड स्प्लिट ऑप्शन में आ जाता है। तो वुड स्प्लिट और कास्ट स्प्लिट एक ही है, क्योंकि लकड़ी, कास्ट का मतलब क्या, लकड़ी से है, और कास्ट की जो इंग्लिश होती है वो वुड होती है, वुड, WOOD वुड, है ना। तो उसके बेस पे अपन कास्ट स्प्लिट या वुड स्प्लिट बोल सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट है कि इसका ये रूट नाम कास्ट स्प्लिट कैसे आया। तो एक्चुअल में इसका आधार ये है कि भाई इसको लकड़ी, क्या बोला, लकड़ी के भंजक आसवन, लकड़ी के भंजक आसवन से अपन प्राप्त करते हैं बेटा। लकड़ी के किससे, भंजक आसवन से। आसवन एक प्रोसेस है, ठीक है ना, मेथड है, डिस्टिलेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो लकड़ी, अब लकड़ी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कास्ट, उसके भंजक आसवन से ये अपन को प्राप्त होता है कास्ट स्प्लिट। तो इस लकड़ी के बेस पर अपन ने इसको बोल दिया, लकड़ी को कास्ट बोलते हैं इसलिए कास्ट स्प्लिट नाम पड़ गया। नेक्स्ट यदि अपन कहें HCOOH, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर ये HCOOH, ठीक है ना। HCOOH को अपन, इसका जो रूट नाम है इसके बारे में ये तो आप कहोगे कि HCOOH सर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी श्रेणी COOH आ रहा है फंक्शनल इसमें, और इसको अपन बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है। तो HCOOH का रूट नेम क्या है, फॉर्मिक अम्ल है ना। अब फॉर्मिक अम्ल नाम इसका कैसे आया, इसका जो स्रोत है वो लाल चींटियां हैं। कौन है बच्चों, लाल चींटियां। और लाल चींटियों को लैटिन में बोला जाता है फॉर्मिका। क्या बोला जाता है, फॉर्मिका। फॉर्मिका के बेस पर, किसके बेस पर, फॉर्मिका के बेस पे इनका नाम पड़ा क्या, फॉर्मिक अम्ल। तो HCOOH जो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका जो रूट नेम है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल का जो आधार है वो लाल चींटियां हैं, लाल चींटियों को अपन फॉर्मिका बोलते हैं ना। नेक्स्ट जो है बच्चों 4th नंबर पे मैंने लिया CH3COOH, जिसे विनेगर कहते हैं अपन, ठीक है ना। और उसका स्रोत जो है वो सिरका है, सिरका, और सिरका विनेगर ही होता है, ठीक है ना। उसके बेस पे आया, ये भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। नेक्स्ट यदि अपन नंबर 5 पे कहें तो 4 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, जिसका नेम होता है ब्यूटेरिक अम्ल, जिसका रूट नेम होता है क्या, ब्यूटेरिक अम्ल होता है बच्चों। क्या होता है, ब्यूटेरिक अम्ल। अब ब्यूटेरिक अम्ल जो नाम आया वो एक्चुअल में किस बेस पे आया, स्रोत है मक्खन, और मक्खन को हम लैटिन में बोलेंगे ब्यूटीरम।
एक लैटिन वर्ड होता है ब्यूटीरम, और ब्यूटीरम के बेस पे, किसके बेस पे बच्चों, ब्यूटीरम के बेस पे इसका नेम पड़ा ब्यूटेरिकम। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन ने नंबर 6 पे लिया COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। ये भी एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, लेकिन आई थिंक अपन कहें तो ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल इसलिए इसकी श्रेणी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कितने COOH आ रहे हैं बेटा, 2 COOH आ रहे हैं। ये यदि कहें तो ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 जो है ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये मोनो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एक ही है। ठीक है ना। अब बेटा ये जो है COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, इसका रूट नेम होता है बेटा ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है बच्चों, ऑक्जेलिक अम्ल इसका रूट नेम है, और उसके नाम का आधार है ऑक्जेलिक पादप। ऑक्जेलिक पादप, ऑक्जेलिक प्लांट्स इसका स्रोत है। कौन स्रोत है बच्चों इसका, ऑक्जेलिक प्लांट्स इसके सोर्स हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट NH2CO NH2, इसके बारे में तो आप बहुत कुछ जानते हो। प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक था कौन, यूरिया। NH2CO NH2, NH2CO NH2 किसने बनाया था, कुछ याद है आप लोगों को, याद करिए। BFT का बड़ा बोलबाला चल रहा था ना, बट जो बर्जीलियस ने दिया था BFT, तो BFT तो कुछ अलग ही अपने मत व्यक्त कर रहा था कि प्रयोगशाला में बन ही नहीं सकते कौन, कार्बनिक यौगिक। लेकिन वॉहलर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके, हीट करके, और बनाया किसको, यूरिया को। तो यूरिया प्रयोगशाला में निर्मित पहला कार्बनिक यौगिक है। ठीक है ना, यूरिया देखा होता है आप लोगों ने सबने, यूरिया। अब यूरिया जो है बेटा, यूरिया नाम कैसा है वो मैंने आपको बताया भी, आपने पिछले वीडियो देखे होंगे। तो इसका स्रोत जो है वो मूत्र है, मूत्र। और मूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं यूरिन, यूरिन, URINE, यूरिन। तो यूरिन के बेस पे इसका नाम पड़ा यूरिया। ओके बच्चों। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे 3 बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूं, 3 बड़े इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए एक ट्रिक भी होती है, एक साथ याद रखने का तरीका है। LMC, LMC में सिक्वेंसली कहें तो ये हो गया लैक्टिक एसिड, ये हो गया मैलिक एसिड, मैलिकम, ये हो गया सिट्रिक एसिड, LMC सिक्वेंस ही याद रखो। अब ये ट्रिक क्या काम आएगी, क्योंकि यदि लैक्टिक की स्ट्रक्चर आ गई अपने पास, किसकी, लैक्टिक की, तो अपन ऑटोमेटिक निकाल लेंगे इसी में चेंज करके मैलिक की, और मैलिक की आ गई तो मैलिक में चेंज करके अपन निकाल लेंगे किसकी, सिट्रिक की। तो एक सिक्वेंसली अपन याद रख सकते हैं एक ट्रिक से, LMC में लैक्टिक, मैलिक और सिट्रिक। तो लैक्टिक एसिड तो ये होता है CH3CHOH COOH, लैक्टिक अम्ल है ये, इसको लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, लैक्टिक अम्ल। ठीक है ना। अब यदि यहाँ पे अपन कहें तो सर इसका नाम लैक्टिक अम्ल कैसे पड़ा, आप ये पूछेंगे मेरे से। तो सर इसका जो स्रोत है ना वो दूध है, और दूध को हम लैटिन वर्ड बेस यहाँ यूज होगा लैक्टम। क्या बेटा, लैक्टम। तो लैक्टम के बेस पे इसका नाम पड़ा क्या, लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। ठीक है। अब देखो दिमाग लगाओ आप, लैक्टिक अपन ने याद कर लिया सर, लैक्टिक ये होता है CH3CHOH COOH, मीन्स एक कार्बन से एक मेथिल है, एक OH और एक COOH, बाकी बैलेंस की पूर्ति के लिए H है, ये लैक्टिक एसिड है। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या चेंज करें कि मैलिक आ जाए, तो इसमें ये चेंज करो, ये CH3 दिखाई दे रहा है आप लोगों को, CH3, इसमें से एक H को हटा दो, कितना H हटा दो, एक H, और COOH जोड़ दो। देखिए तो आप कहोगे तो CH, ये वाला इसका CH पार्ट तो ये आ ही रहा, ये COOH आ रहा, और ये इसका OH आ गया, इधर लिख दिया मैंने OH को। अब CH3 में से मैंने एक H हटाया तो क्या रह गया, CH2, और ये क्या जोड़ दिया यहाँ पे, COOH। याद आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा इसको बोलते हैं मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। क्या बेटा, मैलिक अम्ल। अब देखो मैं पे बहुत सारे एसिड्स होते हैं, ये ध्यान रखना, ये मैलिक अम्ल है। यदि मैं यहाँ थोड़ा सा बोलूँ तो कम से कम 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ने वाले बच्चे को 3 में पे एसिड्स आने चाहिए। ये तो मैलिक अम्ल है, एक होता है मैलेइक अम्ल, मैलेइक अम्ल, वो आएगा आगे, पता लग जाएगा आपको धीरे धीरे। और एक होता है मैलोनिक अम्ल, मैलोनिक अम्ल। 3 कौन कौन से बोले, एक तो आपका आपके सामने मैलिक अम्ल, एक क्या बोला, मैलेइक, मैलिक अलग है, मैलेइक अलग है, मैलेइक अम्ल, और एक बोला मैलोनिक अम्ल। तो अभी अपन उनकी बात नहीं कर रहे, अपन मैलिक अम्ल की बात कर रहे हैं, मैलिक अम्ल, मैलिक एसिड। ठीक है ना।
तो मैलिक एसिड लैक्टिक के कॉन्सेप्ट से अपन ने इसकी स्ट्रक्चर निकाली। मैलिक अम्ल नाम कैसे पड़ा, इसका स्रोत जो है वो सेब है, सेब, और उसको बोलेंगे मैलम, लैटिन वर्ड मैलम के बेस पे इसका नाम पड़ गया मैलिक एसिड। और नेक्स्ट फिर आ रहा है सिट्रिक एसिड। अब देखो मैलिक जब आ गया तो उसमें क्या चेंज करें। अभी आपको मैलिक दिखाई दे रहा है, तो इसमें ये जो कार्बन है आपका, जिससे ये COOH जुड़ रहा है, OH जुड़ रहा है, इस पे से एक H को कम्प्लीटली हटा दो, एक H को यहाँ से, एक H को कम्प्लीटली, ये तो पहले ही हो चुका है, एक H हट के COOH जुड़ चुका है, एक H को हटा के एक पार्ट जोड़ दो CH2COOH। तो देखिए इससे कंपेयर करें तो ये बिल्कुल बेसिक वैसे फिर से आ रहा है मैलिक वाला पार्ट। तो ये C ये रहा है इसका, ये COOH ये रहा है इसका, ये OH ये रहा है इसका, CH2COOH ये रहा। मैंने क्या किया है, इस H को मैंने हटाया यहाँ से, और ये क्या पार्ट जोड़ दिया है मैंने, CH2COOH। तो ये कौन आ जाएगा बेटा, सिट्रिक अम्ल आ जाएगा बच्चों। कौन आ जाएगा, ये सिट्रिक अम्ल। कौन आ जाएगा बच्चों, सिट्रिक अम्ल आ जाएगा, है ना। तो क्या चेंज किया पता लग रहा है ना, मैलिक में अपन ने चेंज किया है। मैलिक में जो जिस कार्बन से COOH और OH जुड़ रहे हैं उसके एक H को हटा के ये पार्ट जोड़ दिया है, सेम इसके नीचे जैसा पार्ट, है ना, CH2COOH और ये CH2COOH। तो ये सिट्रिक अम्ल होता है। अब सिट्रिक अम्ल नाम क्यों पड़ा, तो उसका आधार ये है कि सिट्रस प्लांट्स हैं, सिट्रस पौधे, सिट्रस पौधे, सिट्रस प्लांट बहुत सारे होते हैं, नींबू वगैरह जो है सिट्रस प्लांट्स ही होते हैं सारे, खट्टे फल जिनसे अपन को मिलते हैं। सिट्रिक एसिड, जैसे आपसे पूछ ले कोई नींबू में कौन सा एसिड होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है, सिट्रिक या साइट्रिक भी बोल देते हैं, बोलने के ऊपर है वो, सिट्रिक या साइट्रिक, स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है ना। अब बेटा नेक्स्ट जो है वो 11वें नंबर पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, और ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसकी श्रेणी देखें तो 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये इमेज कर पा रहे हैं आप, CH3CH2 का हल 4 COOH, इसको बोलते हैं कैप्रोइक अम्ल। कैप्रोइक अम्ल इसका रूट नेम है, कैप्रोइक अम्ल। अब बेटा कैप्रोइक अम्ल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका स्रोत बकरी है, बकरी, उसको बोलेंगे कैप्रा, कैप्रा। तो कैप्रा के बेस पे नाम आया कैप्रोइक अम्ल, ठीक है ना। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है, देखो इसमें यदि कहें तो मार्स गैस, ये CH4 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कास्ट स्प्रेड वाला, फॉर्मिक एसिड, बाकी ये लैक्टिक, मैलिक, सिट्रिक, ठीक है ना। और नेक्स्ट एक और लिया मैंने लास्ट में, RMGX। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजेंट होता है बेटा, RMGX जो बहुत फेम है। जब आप 12th ऑर्गेनिक की यूनिट्स पढ़ोगे तो उसमें बहुत जगह आपके रिएक्शंस पोर्शंस में आया करेगा RMGX, RMGX, हर बच्चा जानता है RMGX, RMGX। इसको बोलते हैं गिरन्यार अभिकर्मक, गिरन्यार अभिकर्मक, क्या बोलते हैं, गिरन्यार अभिकर्मक। आपको सर इसका नाम गिरन्यार अभिकर्मक, इसका जो है वो रूट नाम है एक तरीके से, ठीक है ना। तो उसका रूट नाम क्यों है ये गिरन्यार अभिकर्मक, क्योंकि इसके जो खोजकर्ता थे, अब खोजकर्ता के बेस पे ने मारा है, वो थे विक्टर गिरन्यार, विक्टर गिरन्यार। इन्होंने खोजा था, इनका सरनेम गिरन्यार था, तो सरनेम को ये साइंटिस्ट ज़्यादा यूज में लेते थे, तो जो रीजेंट था वो गिरन्यार अभिकर्मक कहलाया। और इस रीजेंट के बनते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तहलका मच गया बच्चों, तहलका ये मच गया कि इतना इंपॉर्टेंट रीजेंट बनाया गया जिससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंडों को बनाया जाने लगा रिएक्शंस के द्वारा। तो इस खोज के लिए, इस डिस्कवरी के लिए जर्मनी के रसायन शास्त्री जो विक्टर गिरन्यार थे, उनको रसायन के क्षेत्र में बेटा नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार दिया गया। और नोबेल पुरस्कार जो है विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, am I right? तो गिरन्यार अभिकर्मक, विक्टर गिरन्यार साइंटिस्ट, बेस्ट नेम है इसका, ठीक है ना, उसके बेस पे रखा गया बच्चों। तो ये एक टेबल है, इसको आपको लर्न करना होगा, ओके। अब इम्पोर्टेंट है, आप ये सोच रहे हो सर ये साधारण नाम, रूट नाम, ये क्या सिस्टम है, थोड़ा सा उसके ऊपर अपन वर्क करते हैं बेटा, है ना। तो आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, ये सब कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ कि सामान्यतः ऐसा होता है, सामान्यतः, सामान्यतः क्या होता है, सामान्यतः ये होता है कि जो रूट नाम और साधारण नाम है, साधारण नाम या सामान्य नाम, वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के रूट नाम और साधारण नाम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। लेकिन कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, कुछ यौगिकों के सामान्य नाम और रूट नाम जो है वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट का मतलब भिन्न होते हैं। तो अपन उनके थोड़ा सा एग्जाम्पल देखना चाहेंगे बेटा। तो यहाँ पे यदि अपन एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैंने
कुछ आपके सामने सूत्र लिखे, एग्जाम्पल देखें। जैसे मैंने कहा CH4, तो CH4 का आप बताइए रूट नाम क्या है। तो CH4 का रूट नाम तो आप जानते हो, अभी तो पढ़ के आए हो, मार्स गैस होता है। क्यों होता है? आधार क्या था? दलदली स्थान, ठीक है ना। और उसको क्या बोलते थे? मार्सी। मार्सी के बेस पे मार्स गैस था। और उसका यदि अपन साधारण नाम कहें या सामान्य नाम कहें, एक ही बात होता है, साधारण नाम है सामान्य नाम, इंग्लिश दोनों की कॉमन नेम होती है ना। तो बेटा वो होता है मीथेन। मीथेन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका साधारण नाम मीथेन होता है, आईपीसी नेम भी इसका मीथेन ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन ने और लिया एग्जाम्पल देखें तो CH3OH। अब CH3OH आप पढ़ के आओ इसका रूट नाम। इसका रूट नाम क्या था? कास्ट स्प्रिट था या वुड स्प्रिट था। और इसका स्प्रिट है ना, डे नहीं टे है, स्प्रिट, कास्ट स्प्रिट। और बेटा इसका साधारण नाम जो है वो मैथिल अल्कोहल होगा, मैथिल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल। बात क्लियर हुई क्या? रेफरेंस देखने को मिला ना। तो सामान्यतः तो ऐसा होता है कि रूट नाम और सामान्य नाम जो होते हैं वो समान होते हैं ना, कुछ ही यौगिकों की। तो एक तरीके से रूट और सामान्य नाम समान होते हैं, कुछ में डिफरेंट पाए जाते हैं बेटा, है ना। अब इम्पोर्टेंट क्या है बेटा? अब इम्पोर्टेंट ये हो रहा है कि भाई इन कॉमन नेमों को हम कैसे याद करेंगे। मतलब बड़ा मतलब एक ऐसा उलझन सी आ गई सर, सबके ऐसे याद करने के लिए कैसे पॉसिबल होगा ये सब कुछ। देखो बच्चे, बुकों में तो ये चीज़ें मिलेंगी नहीं, मैं आपको पहले बता दूं, है ना। किसी भी ऑथेंटिक बुक में इस तरह के कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन आप सीट वगैरह खोलोगे, एलन डजो वगैरह, तो उसमें इस तरह के फंडे मिल जाएंगे जिससे अपन मतलब इस कॉमन नेमों को इजी बना सकें कुछ। हालांकि मैं आपको फिर बता दूं कि वो चीज़, वो ट्रिक या जुगाड़ सब पर लागू हो कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी यौगिक ले लो, उस पर अप्लाई करना चाहो तो नहीं, लेकिन फिर भी एक अपने लिए आसानी तो हो जाएगी ना। मतलब एक तरीके से कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट तो बन के आएगा ना। तो उस कॉमन कॉन्सेप्ट से बहुत सारे नामों को निकालना अपने लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैंने ऐसा हेडिंग लिखा हुआ है, आप लोग देखिए, ट्रिक या जुगाड़ फॉर कॉमन नेम। अब ट्रिक तो समझ में आ रही होगी आप लोगों को, जुगाड़ तो जुगाड़ इंडियंस के बेस पे वर्ड ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जुगाड़। अब कई तो ये भी सोच रहे होंगे सर जुगाड़ का मतलब जो है वो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो जुगाड़ वगैरह, हाँ वो भी एक इंडियन जुगाड़ ही है। जुगाड़ का मतलब कैसे भी करके अपन कुछ ऐसा करें जिससे अपने लिए वो चीज़ आसान हो जाए। तो वो जो आप बोलते हो, क्या बोलते हो, बुग्गा फुग्गा बोलते हो, तो वो भी एक बहुत अच्छा इंडियन जुगाड़ है। जस्ट इंडियन जुगाड़ ये है कि आप लोग देख लो, मल्टीपर्पज़ है वो। मल्टीपर्पज़ का मतलब बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय का मतलब आप हर पर्पज़ के लिए यूज़ में ले सकते हो। एग्रीकल्चर के लिए यूज़ में ले सकते हो, खेती के लिए यूज़ में ले सकते हो, हैं। और घूमने फिरने जाना हो तो उसके लिए भी यूज़ में ले सकते हो। और देखा होगा आप लोगों ने कंडीशंस के बार रोड पे लोग खड़े करके और आराम से ख़रीदारी करने के लिए चले जाते हैं। तो बड़ा पुलिस प्रशासन भी बड़ा वो हो सकता है उसके लिए, क्योंकि उसका कोई रिसिप्ट कट नहीं सकती, कोई रसीद कट नहीं सकती, ठीक है ना, कोई चालान हो नहीं सकता उसका, क्योंकि नंबर ही नहीं होता। इस तरह का जुगाड़ क्रिएट कर रखा है ना। चलिए बच्चों, है ना, ट्रिक या जुगाड़ फॉर कॉमन नेम। पहली बात तो ट्रिक और जुगाड़ जो कॉमन नेम का है कैसे बनाएं अपन, इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेस अपन चुन रहे हैं, वो है फंक्शनल। एफजी फंक्शनल। तो फंक्शनल तो आई थिंक अपन ने पढ़ लिया ना बच्चों। फंक्शनल तो सारे पढ़ रखे हैं अपन ने, क्रियात्मक समूह, उनकी श्रेणियाँ सब अपन को पता है। तो मैं भी आपके सामने कुछ फंक्शनल्स को यहाँ पे लिखूँगा, आप देखना थोड़ा सा रफली, या इधर देख लो। जैसे मैंने लिख दिया COOH, ऐसे लिख दिया। मैंने लिख दिया SO3H, मैंने लिख दिया COX, मैंने लिख दिया CONH2। सब पढ़ चुके हैं आप लोगों को, अभी पूछूंगा मैं आपसे इनकी श्रेणियाँ। नेक्स्ट बच्चों मैंने लिख दिए हैं COR। नेक्स्ट बच्चों मैंने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O वैलेंसी फ्री। नेक्स्ट बच्चों मैंने लिख दिया CN। नेक्स्ट लिख दिया मैंने NC। नेक्स्ट लिख दिया मैंने CHO। नेक्स्ट लिख दिया मैंने C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट लिख दिया बच्चों मैंने OH। नेक्स्ट लिख दिया मैंने SH। नेक्स्ट लिख दिया मैंने NH2। नेक्स्ट लिख दिया मैंने O। नेक्स्ट लिख दिया मैंने X। ऐसे काफ़ी सारे लिख दिए मैंने, आप लोगों के सामने फंक्शनल्स लिख दिए कुछ। अब देखना मैं इन फंक्शनल्स
की श्रेणियाँ तो आपको पता होनी चाहिए। चलो श्रेणियाँ बताओ इनकी। COOH की श्रेणी क्या होगी? कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्लीय होती है ना। SO3 सल्फोनिक अम्ल, COX अम्ल हैलाइड, CONH2 अम्ल एमाइड, COR अम्ल एस्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O अम्ल एनहाइड्राइड, CN साइनाइड, आइसोसाइनाइड परम मित्र हैं ये। जैसे आप भी होते हैं ना कुछ परम मित्र, उनके जैसा एग्जाम्पल है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ये एल्डिहाइड, ये कीटोन, ये अल्कोहल, ये थायोअल्कोहल, ये एमीन, ये ईथर, ये हैलाइड, पढ़ रखे हैं आप लोगों ने। अब देखना मैं कुछ करूँगा यहाँ पे, आप अपने दिमाग को यूज में लेना कि मैंने किस चीज़ को बेस बना के ऐसा किया होगा, है ना। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ क्रियात्मक समूहों पर टिक लगा रहा हूँ, कुछ पे क्रॉस लगा रहा हूँ। एग्जामाइन करना आप इस बात को, एग्जामाइन करेंगे आप कि मैंने कुछ पे तो टिक लगाए, कुछ पे क्रॉस, कुछ पे मैंने टिक लगाए, कुछ पे मैंने क्रॉस लगाया। आप बता सकते हैं कि इसका बेस क्या हो सकता है, ये टिक या क्रॉस का? बेटा आप ये टिक और क्रॉस का बेस कर अप्लाई ये करेंगे सर, इसका जो बेस आप क्रिएट कर रहे हो वो कर रहे हो कार्बन उपस्थित है या नहीं है। इसमें जिन क्रियात्मक समूहों के सूत्रों में कार्बन उपस्थित है उन पे तो आपने टिक लगाया है ना। देख लो, COOH में कार्बन है, टिक लगाया, COX में कार्बन है, टिक लगाया, CONH2 में कार्बन है, टिक लगाया, COR में कार्बन है, टिक लगाया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O में कार्बन है, टिक लगाया, CN में कार्बन है, टिक लगाया, NC में कार्बन है, टिक लगाया, CHO में कार्बन है, टिक लगाया, C डबल बॉन्ड O में कार्बन है, टिक लगाया, बाकी पे क्रॉस। ये तो बेस है ना। समझ पा रहे हैं बच्चों आप इस बात को? क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोलिए यस। बस इस ट्रिक या जुगाड़ फॉर कॉमन नेम के लिए अपन ने फंक्शनल को बेस बनाया और दो कैटेगरी बना ली कंपाउंड्स की, कि कार्बन रहित क्रियात्मक समूह वाले यौगिक और कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिक। कार्बन रहित क्रियात्मक, रहित का मतलब जिसमें कार्बन नहीं है, कार्बन अनुपस्थित है, वो कार्बन युक्त का मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित है, ठीक है ना, वाले यौगिक। अब देखिए बच्चों, यहां आपको दिमाग से चलना होगा। कार्बन रहित क्रियात्मक समूह वाले यौगिक के लिए अपन एक ट्रिक बनाएंगे, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह के लिए तो ये अपन को पता होना चाहिए किसमें कार्बन है किसमें कार्बन नहीं है। इसका मतलब फंक्शनल की नॉलेज होना मस्ट है, ठीक है बच्चों। कार्बन रहित क्रियात्मक समूह वाले यौगिक जैसे ही अपन ये हेडिंग क्रिएट की तो आपके मन में आ गया, अच्छा SO3H पे अप्लाई हो जाएगा, OH के लिए अप्लाई हो जाएगा, SH के लिए अप्लाई हो जाएगा, NH2 के लिए अप्लाई हो जाएगा, O के लिए अप्लाई हो जाएगा, X के लिए अप्लाई हो जाएगा। ऐसा ही तो दिमाग में आ रहा होगा ना। यस, यही है। अब देखिए कार्बन रहित क्रियात्मक समूह वाले यौगिक, जैसे जस्ट मैंने एक यौगिक लिखा CH3OH, ये तो यौगिक हो गया। अब इसे देखकर आप इसमें फंक्शनल पहचान पा रहे हैं क्या? इसमें फंक्शनल कौन है? OH है। अब OH कैसा है? कार्बन रहित वाला है, कार्बन युक्त वाला है? कार्बन रहित वाला है। तो हम इसका कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे इसके कॉमन नेम लिखने के लिए। इसका कॉमन नेम लिखने के लिए हम इसका वाला कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कार्बन रहित क्रियात्मक समूह वाला यौगिक ही तो हुआ ना। मैं नहीं बोल रहा कि कार्बन रहित यौगिक है, मैं बोल रहा हूँ कार्बन रहित क्रियात्मक समूह वाला यौगिक है, तो फंक्शनल में कार्बन नहीं है बच्चों। बात क्लियर है क्या? तो इस तरह के यौगिकों के नामकरण के लिए ट्रिक या जुगाड़ बना रखा है, ठीक है। वो ट्रिक या जुगाड़ क्या है कि भाई नाम लिखोगे तो नामकरण बराबर हाइड्रोकार्बन समूह का नाम। इसका नाम बच्चों हाइड्रोकार्बन समूह का नाम। तो हाइड्रोकार्बन समूह सारे आप पढ़ चुके हो, एल्किल समूह, एल्किनिल समूह, एल्काइनिल समूह, याद आ रहा कुछ? एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक, नाम कुछ याद दिलाऊं? मेथिल, एथिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, एन ब्यूटिल, एस ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, टी ब्यूटिल, एन पेंटिल, बेंजिल, वाइनिल, आलिल, प्रोपार्जिल, वो सब क्या है? वो सब हाइड्रोकार्बन समूह है। तो क्या कह रहा है इसका ट्रिक या जुगाड़ कि भाई साहब आप कॉमन नेम लिखें इस तरह के यौगिकों का, तो हाइड्रोकार्बन समूह का नाम लिखिए। तो हाइड्रोकार्बन समूह के नाम के हमें लिख दिए, पढ़ चुके हैं भाई, हम इसको पढ़ चुके हैं ना। आप एग्री हैं इस बात से? पिछला आना चाहिए, देखो पिछला आएगा बेटा तभी ये बात समझ में आएगी। पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। वो क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह के नाम का मतलब है क्रियात्मक समूह की श्रेणी से है।
तो क्रियात्मक समूह की श्रेणी तो हम सब पढ़ चुके हैं, क्रियात्मक समूह की श्रेणी सब हमें आती है। जैसे कल को कोई पूछे OH अल्कोहल, बात क्लियर है क्या? जैसे कोई पूछे CHO, हालांकि यहाँ पे CHO के लिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि वो तो कार्बन युक्त हो गया ना, तो क्रियात्मक समूह का नाम भी हम पढ़ चुके हैं। फिर भी मैंने आपके सामने एक बार फिर से ये लिख दिया कि देखिए बच्चों, सूत्र मैंने कुछ लिखे थे, सूत्रों में आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सूत्रों में, तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर ये जो आपने सूत्र लिखे हैं क्रियात्मक समूह ये कार्बन रहित हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? अब OH जो है इसके लिए क्रियात्मक समूह का नाम कह लो, इसकी श्रेणी कह लो, वो अल्कोहल आएगी, अल्कोहल, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन समूह के नाम में क्रियात्मक समूह का नाम जोड़ देंगे तो उसका कॉमन नेम आ जाएगा। SH के लिए थाई अल्कोहल सबको पता है, SO3H के लिए सल्फोनिक अम्ल होता है, X हैलाइड होता है, O 2 वैलेंसी फ्री ईथर की कंडीशन है, NH2 NH 2 वैलेंसी फ्री, N 3 वैलेंसी फ्री, ये सब एमीन है। हालांकि ये प्राथमिक है, ये द्वितीय के तृतीय के लिए है, तो सब क्या एमीन। तो इसके लिए श्रेणी हम एक ही वर्ड यूज में लेंगे, वो क्या यूज में लेंगे? अमीन। क्या? एमीन यूज में लेंगे। ओके बच्चों, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। पहली बात तो ये किसके लिए है? ये किसके लिए है बच्चों? ये है कार्बन रहित क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के लिए। तो देखो अब 12th की बात कर लो आप, अल्कोहल काम में आएगा आपके, ये SH थाई अल्कोहल काम में नहीं आता जनरली, SO3H भी ज़्यादा काम में नहीं आता, X हैलाइड बहुत काम में आएगा, यूनिटी ये पूरी, ईथर पार्ट होता है, एमीन पार्ट होता है, तो यहीं सीख रहे हैं ना अपन उसको। चलिए आप इसकी प्रैक्टिस के लिए इस ट्रिक को तो, इसके कॉन्सेप्ट को तो अपन ने सीख लिया, ये है, हालांकि ये जुगाड़ी मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ट्रिक है, जुगाड़ है। अब इसके बेस पे अपन कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो उससे अपना कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, क्लियर होगा यहाँ पर ना। तो उसके लिए देखिए बेटा, अपन ने, आप PDF भी देखोगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा होगा। ये अपन ने यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट कर रखा है कि निम्न यौगिकों के सामान्य नाम दीजिए। निम्न यौगिकों के क्या दीजिए बेटा? सामान्य नाम दीजिए, निम्न यौगिकों के सामान्य नाम। अब पहले तो ये देख लो, ये सब वो यौगिक होंगे, ये सारे यौगिक वो हैं जिनमें जो क्रियात्मक समूह है वो कार्बन रहित है। तो फिर दिमाग लगाइए, इनके नामकरण के लिए आप किस ट्रिक को काम में लोगे? इनके नामकरण के लिए तो अपन को ये ट्रिक काम में लेनी होगी ना। कौन सी ट्रिक काम में लेनी होगी? कि भाई हाइड्रोकार्बन जो ग्रुप है उसका नाम लिखो और जो फंक्शनल है उसका नाम लिखो, दोनों को जोड़ दो, उसका नाम आ जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट यूज में लोगे। हाँ, ये आप थोड़ा सा देख लोगे, कुछ एग्जाम्पल अल्कोहल के हैं, कुछ अल्किल हैलाइड के हैं, कुछ सल्फोनिक के हैं, ऐसा ही है। तो तीनों कैटेगरी यहीं ख़त्म हो जाएगी ये तो। अब एग्जाम्पल तो और भी बढ़ा सकते हो, एक को सीख लोगे तो, यहाँ क्योंकि ऐसा फार्मूला लागू हो रहा है, बाई वन गेट अनेक फ्री। अब देखिए आप जीरो से चलिए, CH3OH का अपन को नेम लिखना है, सामान्य नाम। तो इसके लिए ट्रिक या जुगाड़ अप्लाई करें। जैसे देखते ही तुरंत फंक्शनल पकड़ो, ये दिखाई दे रहा है कैसा है, कार्बन रहित। क्या ट्रिक अप्लाई करोगे? हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम। हाइड्रोकार्बन समूह कौन है यहाँ? कौन है हाइड्रोकार्बन समूह? मैथिल या मिथाइल? मैथिल या मिथाइल। तो मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ मैथिल, हिंदी में लिख दिया, चलो इंग्लिश में भी लिख सकते हो मैथिल। तो ये तो हाइड्रोकार्बन समूह का नाम हो गया, G का नाम हो गया। तो और OH के लिए क्या नाम आएगा? अल्कोहल। तो मैथिल प्लस अल्कोहल, बच्चों की तरह बता रहा हूँ, बहुत छोटी क्लास के बच्चों की तरह। मैथिल प्लस अल्कोहल से क्या टर्म डेवलप हो जाएगी बेटा? मैथिल अल्कोहल। मैथिल अल्कोहल टर्म डेवलप हो जाएगी। तो इसका कॉमन नेम होगा मैथिल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल। अब लिखने के भी हो सकते हैं CH3OH लिख देगा, कोई ऐसे भी लिख देगा। ऐसे कैसे लिख देगा? MEOH लिख देगा। तो MEOH भी क्या है? मैथिल अल्कोहल है, कॉमन नेम उसका। चलो अब CH3Br का आप बताएंगे, CH3Br का आप बताएंगे क्या नाम होना चाहिए? मैथिल ब्रोमाइड। मैथिल ब्रोमाइड किस कॉन्सेप्ट से है? रटना नहीं है, तो ये ट्रिक से अपन को बेनिफिट हो रहा है ना, उसको उठाना है अपन को कि सर Br तो कार्बन रहित है, कार्बन रहित है तो क्या ट्रिक लगा दो? हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम। तो हाइड्रोकार्बन समूह तो कौन हो गया? मैथिल हो गया। तो मैथिल और हाइड्रोकार्बन समूह के नाम के बाद किसका नाम लिखेंगे? क्रियात्मक समूह का नाम। तो वो कौन है? ब्रोमाइड। हैलाइड जनरल टर्म थी, F के लिए फ्लोराइड, Cl के लिए क्लोराइड, Br के लिए ब्रोमाइड, I के लिए आयोडाइड। उसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल ब्रोमाइड। मैथिल ब्रोमाइड ये हो जाएगा सर। CH3H। अब सबके मैं लिखूंगा नहीं, आपको
डिस्कस कर लीजिए आप लोग, है ना। CH3SH जो है वो क्या है, मैथिल थायोअल्कोहल। भाई मैथिल तो वही है, मैथिल में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, हाइड्रोकार्बन समूह तो वही है CH3। SH के लिए क्या आ जाएगा, थायोअल्कोहल, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, मैथिल थायोअल्कोहल, मैथिल थायो अल्कोहल। इसका क्या हो जाएगा, मैथिल सल्फोनिक अम्ल, मैथिल सल्फोनिक अम्ल। इसका मैथिल अल्कोहल था, इसका मैथिल ब्रोमाइड हो गया, इसका मैथिल मैथिल थायोअल्कोहल। इसका क्या होगा, मैथिल सल्फोनिक अम्ल। अब देखिए थोड़ा चेंज आ रहा है, ये हाइड्रोकार्बन समूह चेंज हो गया, ये कौन आ गया, एथिल या एथाइल। तो एथिल आना चाहिए, एथिल नहीं आएगा तो नेम ही समझ में नहीं आएगा। एथिल अल्कोहल, क्या नाम हो गया इसका, एथिल अल्कोहल। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रुप कौन है, एन प्रोपिल, ये कौन है, आइसोप्रोपिल। उसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल अल्कोहल, एन प्रोपिल अल्कोहल, एन प्रोपिल अल्कोहल। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल क्या, अल्कोहल हो जाएगा, है ना। इसका आप बताएंगे क्या है, ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप पहचान पा रहे हो, टी ब्यूटिल है, तृतीयक ब्यूटिल, और Br के लिए क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। तो क्या बोल देंगे अपन इसको, टी ब्यूटिल ब्रोमाइड, या तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, या टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, या टर ब्यूटिल ब्रोमाइड, टी ब्यूटिल ब्रोमाइड। बोलिए बच्चों, ये आपको पहचान में आ रहा है। नियोपेंटेंस इस ग्रुप को कभी अपन ने बनाया था, ये नियोपेंटिल होता है। तो नियोपेंटिल और OH के लिए क्या जाएगा, अल्कोहल। तो क्या बोल देंगे, नियोपेंटिल, नियोपेंटिल अल्कोहल, नियोपेंटिल क्या, अल्कोहल, ठीक है ना। अब देखिए आपके तीनों ग्रेड्स आगे, इनको तो भूलना ही नहीं चाहिए बाप, वही तो है। ये कौन है, वाइनिल, ये कौन है, एलिल, ये कौन है, प्रोपार्जिल। इसका नाम क्या हो जाएगा, वाइनिल अल्कोहल, इसका नाम एलिल अल्कोहल, इसका नाम प्रोपार्जिल अल्कोहल, फेम यूज में आएंगे। तो ये हाइड्रोकार्बन समूह कौन हुआ, वाइनिल, और क्रियात्मक समूह का नाम क्या हुआ, अल्कोहल। तो क्या नाम हो गया, वाइनिल अल्कोहल, इसका नाम एलिल अल्कोहल, एलिल अल्कोहल, एलिल क्या, अल्कोहल, इसका नाम प्रोपार्जिल, प्रोपार्जिल अल्कोहल। क्या आप समझ पा रहे हैं कैसा आया। क्रैमिंग से बचिए, मेरा कहने का मीन ये, क्रैमिंग से बचोगे तो अच्छा होगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी और हम कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। कॉन्सेप्ट को पकड़ने का मतलब ये है कि कार्बन रहित के लिए, इसका मतलब जिनके क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है, ऐसे यौगिकों के लिए हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम, ठीक है बच्चों। अब चूंकि ये जो ग्रुप थे, इनमें क्या था बेटा, ये सब एकल संयोजी थे। OH की एक बैलेंसी फ्री थी, SH की भी एक थी, SO3H की भी एक ही फ्री थी, X की भी एक ही फ्री थी, ठीक है ना। तो इसको अपन ने कॉमन कॉन्सेप्ट बना दिए। अब यहाँ बड़े इंपॉर्टेंट हैं दो कैटेगरी, एक ईथरों का नामकरण और एक एमीन का नामकरण। एक तो ईथर का नामकरण और एक किसका बच्चों, एमीन का नामकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ईथर का नामकरण मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी अलग है, ठीक है ना। आप उसे समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, हाँ बेटा, यहाँ पे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ईथर का या ईथरों का सामान्य नामकरण, ठीक है ना, कॉमन नोमेनक्लेचर, उनके कॉमन नेम लिखना। तो ईथर में आपको पता है द्विसंयोजी ऑक्सीजन होता है, यौगिक बनाए तो आर आर लगा दें, और आर की कंडीशन आप लोगों को पता ही है, दोनों आर की कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, सी होनी चाहिए, कार्बन, तभी तो ईथर होगा। अब एक्चुअल में ये आर जो है ग्रुप ही तो हुए, ठीक है ना, कार्बन युक्त होना चाहिए। लेकिन तो ईथर जो है वो उसका एक तरीके से अपन ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ईथर का वर्गीकरण। ये आगे भी काम आएगा 12th स्टैंडर्ड में आपके, ठीक है ना। 12th का जब यूनिट पढ़ते हो ईथर, वहाँ भी ये काम आता है। सम्मित ईथर, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। ईथर को हमने दो भागों में बांट दिया बेटा, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। सम्मित के लिए एक इंग्लिश वर्ड यूज आता है सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को शॉर्टली अपन लिख देते हैं SYM, SYM। SYM में कंप्लीट वर्ड कौन है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल को हिंदी में बोलते हैं सम्मित, और असम्मित को इंग्लिश में बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, और शॉर्टली लिख देते हैं UNSYM। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये क्लियर करना पड़ेगा कि भाई कोई भी ईथर होगा तो वो या तो सम्मित होगा या फिर वो असम्मित होगा। तो ईथर कोई सम्मित कब होगा, असम्मित कब होगा, बहुत सिंपल सा है। देखो अपन ने ROR एक कंपाउंड लिखा, यदि ऐसा हो, इफ का मतलब यदि R बराबर R, R इज इक्वल टू R, इसका मतलब दोनों ग्रुप यदि समान हो, इसका मतलब द्विसंयोजी ऑक्सीजन से जुड़ने वाले जो समूह हैं
वो दोनों यदि समान हैं, ठीक है ना, समान समूह जुड़ रहे हैं, तो फिर वो कौन सा ईथर है? सममित है। जब सममित ईथर होगा तो उसका अपन कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? ओके, सोच रहे हूँ सर कॉन्सेप्ट कुछ नया आएगा क्या? कॉन्सेप्ट वही है, हाइड्रोकार्बन समूह का नाम लिखना होगा और क्रियात्मक समूह का नाम लिखना होगा। क्रियात्मक समूह का नाम तो ईथर आएगा। ये हाइड्रोकार्बन समूह की कंडीशन यहाँ पे अब दो हो रही है ना। देखो ये एक आर है, इधर भी जुड़ रहा है, एक आर है, इधर भी जुड़ रहा है। जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है? अब इसको अपन यहाँ मान के चल रहे हैं हाइड्रोकार्बन समूह में एल्किल है। कोई जरूरी नहीं है वो एल्किल हो, वो एल्केनिल भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अपन यहाँ मान के चल रहे हैं एल्किल है। अब चूंकि सममित ईथर कह रहे हो तो ये दोनों समान है ना। अब दोनों समान है तो दो समान से पहले तो क्या लगता है बच्चों? डाई लगता है। तो एल्किल मान के चल रहे हैं। कितने एल्किल हुए? दो। दोनों समान होने चाहिए तभी तो सम्मित होगा। तो डाई एल्किल ईथर। तो डाई एल्किल ईथर इनका कॉमन नेम लिखने का एक जनरल वे हो गया, जनरल तरीका हो गया। अब क्या सोच रहे हो सर वो कॉन्सेप्ट नहीं लगा क्या? हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम वही लगा है बच्चों। आप देखो ना, इसको तोड़ के देखो ना, ये ईथर तो क्या हो गया? क्रियात्मक समूह का नाम। और ये डाई एल्किल जो लिखा है हमने हाइड्रोकार्बन समूह के लिए तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे दो एल्किल हैं इसलिए अपन को, और वो दोनों समान है इसलिए डाई एल्किल लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी फ्री है? दो हैं। बात क्लियर है क्या? वहाँ अपन कहते थे कि सर ये जस्ट ये CH3OH है, तो वहाँ सोचने की जरूरत ही नहीं होती थी, वहाँ कोई डाई की कंडीशन क्यों लगेगी? भाई आपका क्रियात्मक समूह, ये आपका हाइड्रोकार्बन समूह एक ही तो था, तो सीधा बोलते थे मैथिल अल्कोहल। लेकिन हाँ हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ गई, ये ऑक्सीजन यहाँ CH3, यहाँ CH3, तो ये तो बिल्कुल ईथर है फंक्शनल तो, ठीक है ना। और ये मैथिल है, ये भी मैथिल है, तो फिर हाइड्रोकार्बन समूह कितने हुए? दो हुए। दो समान से पहले क्या लगना चाहिए? डाई लगना चाहिए, तो डाई मैथिल ईथर, ठीक है ना। या जनरल कॉन्सेप्ट निकल के आया डाई एल्किल ईथर। असम्मित ईथर किसे कहेंगे? जिसको सम्मित क्लियर हो गया उसको असम्मित में कोई दिक्कत ही नहीं आती। मैंने एक ईथर को ऐसे लिख दिया ROR-, ठीक है ना, और कंडीशन लगा दी इफ R इज नॉट इक्वल टू R-। इसका मतलब R और R- डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या है? अलग अलग है। तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा कि भाई हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम। लेकिन बेटा अब यहाँ हाइड्रोकार्बन समूह दो हैं और दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है तो फिर दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब डाई तो लग नहीं सकता, डाई तो तब लगता है जब दो समान हो। दो समान के लिए डाई लगता है। बात क्लियर है क्या? तो फिर दोनों एल्किल को अलग लिखिए, तो ये दोनों एल्किल हाइड्रोकार्बन समूह का नाम ही हो गया एल्किल एल्किल, और ये क्रियात्मक समूह का नाम हो गया कौन? ईथर। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा यहाँ कि सर हम जैसे दो एल्किल समूह है, तो उन दो एल्किल समूहों में या दो हाइड्रोकार्बन समूह में किसको पहले लिखेंगे? तो यहाँ पे एक रूल अप्लाई होगा, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला के नियम से। अब अंग्रेजी वर्णमाला के नियम का मतलब ABCD का नियम है कि जिस ग्रुप का फर्स्ट अल्फ़ाबेट, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्ण क्रम में, उसके नाम को देखो, उसके नाम की स्पेलिंग देखो, उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट चेक करो। फर्स्ट से डिसाइड नहीं होता सेकंड करो, सेकंड से नहीं होता थर्ड से, जो पहले आ रहा होगा उसको पहले लिखो। जैसे कल को अपन कहें कि भाई मैथिल और एथिल है, ये मैथिल होता है आप सब जानते हो, और ये एथिल होता है C2H5 आप सब जानते हो। तो मैथिल की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? अपन ने पढ़ा है, रटा थोड़ी है। मैथिल METHYL, एथिल क्या होता है? ETHYL। अब बताओ मैथिल एथिल में किसको पहले लिखोगे आप? एथिल को पहले लिखोगे, क्योंकि एथिल का फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन है? E है, और मैथिल का कौन है? M है। तो ABCD सबको आती होगी ना। तो ABCD में यदि अपन देखें तो पहले कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है? E आ रहा है, तो E किसका हिस्सा है? एथिल का, तो एथिल को पहले लिखेंगे और मैथिल को बाद में लिखेंगे। बात क्लियर है क्या? इसलिए ऐसा किया, ठीक है। एक रूल और बता रहा हूँ, उसको आप भी अलर्ट होके सुन लीजिए, या आपकी जो फेयर रजिस्टर उसमें टॉप मोस्ट जो ऊपर जगह होती है वहाँ लिख लेना कि ये डाई हुआ, ट्राई हुआ, टेट्रा हुआ, जो समान के लिए आता है। दो समान के लिए डाई आता है, तीन के लिए ट्राई आता है, चार के लिए टेट्रा आता है, ठीक है। डाई, ट्राई, टेट्रा, नॉर्मल, नॉर्मल लगाते हैं ना अपन डिफरेंस के, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है ना। इनको अंग्रेजी वर्णमाला में सम्मिलित नहीं किया जाता। नॉर्मल, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्सरी को और डाई ट्राई को। लेकिन दो ऐसे हैं बेटा, दो ऐसे हैं, दो कौन कौन है? आइसो, ISO, आइसो व नियो। आइसो व नियो को अंग्रेजी वर्णमाला में सम्मिलित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला में
सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आइसोप्रोपिल है तो आइसोप्रोपिल में हम प्रोपिल का पी नहीं देखेंगे, हम आइसोप्रोपिल कंप्लीट लिए तो उसका आई देखेंगे, क्योंकि आइसो इंक्लूड होता है किसमें, अंग्रेजी वर्णमाला, और नियो भी होता है। ये दो हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में सम्मिलित किया जाता है। चाहे आप लिख लेंगे आइसो व नियो को अंग्रेजी वर्णमाला में सम्मिलित किया जाता है, जबकि डाई, ट्राई, टेट्रा, नॉर्मल, सेकेंडरी, टर्सरी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि एक आएगा जिसमें मैक्सिमम बुकों में भी गलत लिखा होता है वो। यस, अब आप ये पहचानना सीख गए क्या कि कोई भी ईथर होगा तो आप ये पता लगा लोगे कि वो सम्मित है या असम्मित है। कंफर्म? चलिए, तो फर्स्ट एग्जांपल अपने सामने ईथर का ही आ गया, दिखाई दे रहा है आपको, CH3 और CH3। पहली बात तो ईथर है, कार्बन रहित क्रियात्मक समूह है। सामान्य नाम लिखना चाहते हैं, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम। पहले चेक करो ये सम्मित है असम्मित, एक स्वर में आंसर दें बच्चों, सम्मित है या असम्मित। तो बेटा ये सम्मित है। सबको क्लियर है? द्विसंयोजी ऑक्सीजन के इधर भी मैथिल है, इधर भी मैथिल है, तो दोनों क्या है, समान है, इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अब इसका नाम क्या लिखूँ आप बताओ? आपको सर ये लिख दीजिए डाई मैथिल ईथर, ऐसे ही तो बोलोगे आप, डाई मैथिल ईथर। और आप क्लासिफिकेशन को ही क्लियर करना चाहो तो वैसे तो पहले ही हो चुका है, सिमेट्रिकल है, सम्मित है, लिखना चाहो तो कोस्ट नाम। ये तो एक पहचानने का तरीका है, ये नाम का हिस्सा नहीं होता, नाम तो इसका होगा डाई मैथिल क्या ईथर। अब नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप लोग, दिखाई दे रहा है आपको, सम्मित है असम्मित, असम्मित है। द्विसंयोजी ऑक्सीजन देखो, इधर कौन आ रहा है मैथिल, इधर कौन आ रहा है एथिल, तो मैथिल एथिल तो डिफरेंट होते हैं ना, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, तो ये असम्मित ईथर हो गया। अब बेटा मैथिल और एथिल में किसको पहले लिखें, तो मैथिल का फर्स्ट अल्फ़ाबेट तो एम हुआ और एथिल का कौन हुआ, ई हुआ, तो पहले किसको लिखना चाहिए आप ही बताओ, एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल क्या ईथर। और किस तरह का है, अनसिमेट्रिकल, असम्मित है। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल सोचिए बच्चों, सम्मित है असम्मित हो सकता है कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा सर ये असम्मित सा है, ये अलग है, ये अलग है। अरे बच्चों आप दिमाग लगाइए, ये और ये एक ही है, बस लिखने की स्टाइल का अंतर है। यहाँ पे लिखने की स्टाइल का, लिखने की स्टाइल, ये C2H5 लिख दिया मैंने, तो लिख सकता हूँ ना, एथिल को C2H5 लिख सकता है, एथिल को खोल के CH3CH2 भी लिख सकते हैं, तो दोनों एथिल, रीड तो यही करेंगे अपन। तो इसका मतलब ये सम्मित हुआ, तो इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। किस तरह का है, सिमेट्रिकल है, सम्मित है, दोनों समान है, द्विसंयोजी ऑक्सीजन से जुड़ने वाले समूह। यस सर, यहाँ जाइए, ये भी असम्मित है, आई थिंक ये आपका जाना पहचाना ग्रुप, पहचान पा रहे होगे बच्चों, फेनिल है, फेनिल है, फेनिल। और ये कौन है, एथिल, एथिल का फर्स्ट अल्फाबेट ई होगा, फेनिल का कौन होगा, पी होगा। फेनिल की स्पेलिंग पी से स्टार्ट होती है, PHENYL, ग्रुप्स पढ़ गए हैं सारे। असम्मित है तो बताओ आप मुझे, एथिल फेनिल में से किसको पहले लिखोगे, तो ABCD आती है ना आपको, इसका मतलब एथिल को पहले लिखना चाहिए, तो क्या नाम होना चाहिए इसका, एथिल फेनिल ईथर, राइट बच्चों। और किस तरह का है, अनसिमेट्रिकल है, असम्मित है, ऐसा ही है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, C6H5OPH, लिखने की स्टाइल मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दिया है, तो ये भी फेनिल, ये भी फेनिल, फेनिल को अपन PH के द्वारा भी तो लिख सकते हैं संक्षेप में। तो ये बेटा कैसा हो गया, सम्मित हो गया, इसका नाम क्या लिखोगे, डाई फेनिल ईथर, डाई फेनिल ईथर, क्या लिखोगे बच्चों, डाई फेनिल ईथर। और आई थिंक सिमेट्रिकल, कंफर्म। यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत सारी बुकों में मैंने देखा है गलत इसको, बस आप इस रूल को अप्लाई करके रखना, आइसो लिख लेना है, इसको स्वर्णिम अक्षरों में लिख लेना, आइसो व नियो को अंग्रेजी वर्णमाला में सम्मिलित किया जाता है, देयर इज नो डाउट, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ये असम्मित ईथर तो है, अब ग्रुप्स को पहचानिए बेटा, ग्रुप्स को पहचानिए, ग्रुप्स को, ये कौन है भाई, आइसोप्रोपिल, ये कौन है, मैथिल। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। हालांकि हो सकता है उस टाइम आपको मेरी बात यही लग रही होगी, सर वैसे ही बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, आप सोचिए, इसके बिना कैसे आप समझोगे इसको। ये आइसोप्रोपिल, ये मैथिल। अब बताओ मैथिल का तो क्या देखोगे, एम, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। अब आइसोप्रोपिल का क्या देखें, अल्फ़ाबेट कौन सा चेक करें, क्या पी करें,
क्या आई करें? तो सर आइसोप्रोपिल का फर्स्ट अल्फ़ाबेट आई काउंट होगा यहाँ। आइसो सम्मिलित होता है किसमें? अंग्रेजी वर्णमाला में। बात क्लियर? अब बताओ आप क्या नाम लिखा होना चाहिए? क्या नाम लिखें अपन इसका? भाई आई किसका हिस्सा? आइसोप्रोपिल का कंप्लीटली, और एम किसका है? मेथिल का। तो आप ABCD बोल के देख लो, आई एम में कौन पहले आता है? आई पहले आता होगा। तो क्या नाम लिखूँ फिर इसका मैं? आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर, कोड आउट, और है अनसिमेट्रिकल। अब कुछ बुक इसको ऐसे लिख देती है मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, तो आई थिंक गलत है वो गलत है, ठीक है ना? आइसोप्रोपिल मेथिल ईथर करेक्ट कॉमन नेम होगा इसका। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल ये एथिल है, लिखने का वे बदल दिया, ET लिख दिया। ET एथिल का संक्षिप्त होता है, ये आपका जाना पहचाना फेम नेम यूज़ में ले सकते हो। वाइनिल, तो वाइनिल का फर्स्ट अल्फ़ाबेट B होता है, UV वाला B, और एथिल का E होता है, तो एथिल को पहले लिखोगे। आथिल, वाइनिल, क्या लिखोगे भाई? लास्ट में हाइड्रोकार्बन समूह के नाम के बाद क्रियात्मक समूह, वो कौन है? ईथर। और है कैसा? ये अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल है। लास्ट में यदि कहें तो ये देखो बच्चों, आप इसको तो पहचान रहे हो बहुत इजीली, मेथिल बार बार यूज़ में आ रहे हैं, तो आपको मतलब इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जानी चाहिए, बहुत स्ट्रांग। मतलब आप ऐसे नहीं इसको लेके बैठे रहे हैं, और एक तो वीडियो को भाई ऐसे मत देखा करो कि आराम से रिलैक्स होके सो रहे हैं भाई साहब, और कान में लीड लगा रखी है और चल रहा है वीडियो। ऐसा नहीं होता स्टडी के लिए। आप प्रॉपर बैठिए, आप रफ कॉपी रखिए, आंसर लिखिए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, आप भी नोट करिए उन चीज़ों को सबको हाथों हाथ, और फिर रस्ट अपने पास होना चाहिए। देन कोई डाउट्स हैं, ठीक है ना, वहाँ और कोई एडिशन करना है, जोड़ना है, कोई चीज़ लिखनी है, मतलब ये अपने अंदर क्रिएट करिए कीजिए ये चीज़। ऑनलाइन पढ़ने का मीन ये होता है, मतलब आपकी ऑनेस्टी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ईमानदार बन के पढ़िए, दिखावे के लिए मत पढ़िए। आप लोग दिखावा करते हैं। दिखावा क्या है कि साहब हमारे हाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है साहब, फोन चाहिए सर, वो चाहिए है अप्रोच, मतलब इनसे ऐसा कुछ नहीं होगा बच्चे। मैं बता दूं, आप अपने फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और आपका फ्यूचर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी लाइफ के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा ये जो है, ये मैथिल का फर्स्ट अल्फाबेट M है, और ये जो है बेंजिल, बेंजिल आप पहचान पा रहे होगे। एक्चुअल में लिखने के कॉन्सेप्ट को मैंने चेंज कर दिया, स्टाइल को चेंज कर दिया। C6H5CH2, उसको मैंने ऐसे लिख दिया PSCH2 है, तो बेंजिल है ना। बेंजिल का फर्स्ट अल्फाबेट क्या होगा? B होगा। अब मुझे बताओ मैथिल और बेंजिल में किसको पहले लिखना चाहिए? तो बता देगा बेंजिल को पहले लिखना चाहिए, बेंजिल का फर्स्ट अल्फाबेट B है, तो क्या लिखें? बेंजिल, मैथिल, ईथर, एंड कैसा है? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल, असम्मित है, डिफरेंट है ना। ये मैथिल है, ये बेंजिल है, तो असमान समूह है, भिन्न समूह है, तो वो असम्मित होगा। ईथर कॉन्सेप्ट क्लियर? यूजेबल है ईथर, यूज में आएगा 12th क्लास में, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन भी हमको आ गया, सम्मित ईथर और असम्मित ईथर। सम्मित ईथर को एक नाम और देते हैं सरल ईथर, सरल ईथर भी बोलते हैं इसको। और मिश्रित ईथर को एक नाम और, सॉरी असम्मित ईथर को एक नाम और देते हैं मिश्रित ईथर, मिक्स्ड ईथर। ठीक है बेटा? तो ईथर दो कैटेगरी के होते हैं, सम्मित और असम्मित, उसकी पहचान करो, और इजी है, वही कॉन्सेप्ट से नाम लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम। अब फाइनली बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूरा ये एक यूनिट है एनसीईआरटी में, इसकी पूरा एक पार्ट है, इसका नाम है अमीन। अमीन नाम आप लोगों ने सुना है? तो अमीन का सामान्य नामकरण, किसका सामान्य नामकरण बच्चों? अमीन का। तो अमीन जो है वो वर्ड तो आपने सुना है, फंक्शनल में सुन लिया ना अमीन। अमीन कितने प्रकार की होती हैं? अमीन 3 प्रकार की होती हैं, प्राथमिक अमीन, प्राइमरी अमीन, द्वितीयक अमीन जिसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन, और तृतीयक टर्सरी अमीन। इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन 1 डिग्री अमीन, इसको 2 डिग्री अमीन, इसको 3 डिग्री अमीन। हालांकि ध्यान रखना यहाँ प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल दोनों के कॉन्सेप्ट, हाँ प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल के कॉन्सेप्ट अलग है, और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अमीन के कॉन्सेप्ट अलग हैं। एक क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर करूँगा, समझ रहे हैं इसको। हालांकि अभी आप नोमेनक्लेचर पे फोकस करें। तो एमीन 3 तरह की है, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। सबसे पहले हम पहचानना तो सीख गए वैसे फंक्शनल से कि प्राथमिक एमीन में कौन सा समूह होता है? NH2 समूह।
NH2 समूह, एक वैलेंसी फ्री एकल संयोजी होगा। और यौगिक बनाऊँ इसका तो वैलेंसी फ्री से R जोड़ दिया मैंने, RNH2 हो गया। अब मुझे RNH2 का प्राथमिक एमीन RNH2 एक यौगिक, उसका कॉमन नेम लिखना है, तो किस कॉन्सेप्ट से लिखोगे? कॉन्सेप्ट तो वही है अपना, हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम। तो क्रियात्मक समूह का नाम तो चाहे प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, फिक्स है वो एमीन। क्या आएगा? एमीन। अब मुझे बता हाइड्रोकार्बन कौन है यहाँ? R है, एक ही हो सकता है, ठीक है ना। तो उसका नाम क्या लिखोगे? एल्किल। एल्किल मान लिया है हमने, हाइड्रोकार्बन समूह है तो एल्किल एमीन बोल देंगे इनको। कॉमन वे इनका, जनरल कॉमन वे क्या हो गया? एल्किल एमीन। द्वितीयक एमीन में समूह कौन सा होता है? NH2 वैलेंसी फ्री समूह। इसका यौगिक बनाया RNHR। अब यहाँ आप खुद ही सोचना कि ये एक द्विसंयोजी समूह था, NH2 वैलेंसी फ्री, इधर भी R जोड़ा, इधर भी R जोड़ा, ठीक है ना। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि द्वितीयक एमीन जस्ट लाइक ईथर की तरह दो तरह की होनी चाहिए, सम्मित और असम्मित? भैया यदि ये दोनों R समान हो गए तो सम्मित हो जाएगी, और ये दोनों R डिफरेंट हो गए तो असम्मित हो जाएगी। अब माना ये दोनों R समान हो तो क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए? ये वाला लगना चाहिए डाई एल्किल एमीन। और ये दोनों R जो है डिफरेंट हो, यदि ये R अलग हो, ये R अलग हो, तो फिर क्या होना चाहिए? अल्किल अल्किल एमीन। कौन से अल्किल को पहले लिखोगे? जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा होगा उसका अल्फ़ाबेट, उसकी स्पेलिंग का, ठीक है ना। तो ये द्वितीयक एमीन का या तो इस वे में नाम आ रहा होगा या इस वे में आएगा, वो डिपेंड करेगा वो कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड क्या है। तृतीयक एमीन में समूह ये मिलेगा N3 वैलेंसी फ्री वाला, यौगिक बनाया, 3 R जोड़ दिए। अब देखो इसकी कंडीशंस क्या क्या हो सकते हैं, तीनों R समान हो जाएं। 3 R समान हो गए तो ट्राई एल्किल एमीन बोल देंगे, ट्राई एल्किल एमीन बोल देंगे। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि भाई तीनों समान हो जाएं, एक कंडीशन ये हो सकती है, ये तो पहली कंडीशन होगी, एक कंडीशन ये हो सकती है तीनों डिफरेंट हो जाए, ये R ये R ये R, तो फिर तो तीनों ही एल्किल ग्रुप को अपन को अलग अलग अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना होगा, अल्किल 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 अमीन, ठीक है ना। एक कंडीशन क्या हो सकती है? एक कंडीशन ये हो सकती है कि दो समान हो एक डिफरेंट हो, दो समान हो एक डिफरेंट हो, तो ये हो सकता है डाई एल्किल एल्किल अमीन। ये कोई जरूरी नहीं है डाई एल्किल एल्किल एमीन ही हो, ये भी हो सकता है एल्किल डाई एल्किल एमीन, क्योंकि डाई तो कभी अंग्रेजी वर्णमाला में सम्मिलित होता ही नहीं है। जैसे मैं कहूँ डाई मैथिल, तो डाई मैथिल में किसको सम्मिलित करोगे अल्फाबेटिकली? किसको करोगे? डाई मैथिल मैंने बोला तो मैथिल के M को करेंगे, क्योंकि डाई की स्पेलिंग DI होती है, तो वो अंग्रेजी वर्णमाला में सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए एग्जाम्पल क्लियर करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सबसे पहला तो ये पहचानना होगा कौन प्राथमिक, कौन द्वितीयक और कौन तृतीयक। इसका मतलब एज जस्ट आप 12th क्लास में बैठे हो, एमीन पार्ट में सबसे पहले ही बच्चे को यही सिखाया जाता है कि पहचानिए कौन प्राथमिक एमीन है, कौन द्वितीयक एमीन है और कौन तृतीयक एमीन है। तो पहली वाली प्राथमिक एमीन है, ये भी दूसरी वाली ये पहली प्राथमिक एग्जाम्पल है, दूसरा भी प्राथमिक एमीन का, तीसरा भी प्राथमिक एमीन का, चौथा भी प्राथमिक एमीन का। इसमें कोई डाउट है क्या? बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? चलिए, तो मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको ऑनलाइन टेस्ट नंबर 3 के अंतर्गत कि NH2 समूह एमीन में, जो प्राथमिक एमीन में जो NH2 समूह होता है वो कौन से कार्बन से संयुक्त होता है? तो वो तीनों कैटेगरी से हो सकता है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक। अब देखो देखो ये NH2 इस कार्बन से जुड़ रहा है तो ये प्राथमिक ही तो है, ये NH2 इस कार्बन से जुड़ रहा है तृतीयक है। अभी जस्ट मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख दूँ, ये CH3, ये CH, ये CH3 और ये NH2 है, तो क्या बोलोगे? ये है तो प्राथमिक एमीन ही, लेकिन NH2 जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो तो 2 डिग्री है। बात क्लियर है क्या? चलिए बेटा इनके नाम अपन क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, हाइड्रोकार्बन समूह का नाम प्लस क्रियात्मक समूह का नाम, तो क्रियात्मक समूह का नाम तो फिक्स है एमीन। अभी प्राथमिक है तो हाइड्रोकार्बन समूह देख लो आप लोग, ये कौन है? मैथिल, उसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल एमीन। मैथिल एमीन कौन सी एमीन है? ये 1 डिग्री है प्राथमिक, बोलो। नेक्स्ट ये एथिल ग्रुप हो गया तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एथिलएमीन। एथिलएमीन ये भी कौन सी है बेटा? 1 डिग्री है। ये आपको ग्रुप पहचान में आ रहा है, बार बार रिपीटेशन हो रहे हैं ग्रुप के। टी ब्यूटिल, तृतीयक ब्यूटिल, तो क्या लिख दूँ? टी ब्यूटिल अमीन। ये भी कौन सी है बच्चों? 1 डिग्री है, प्राथमिक एमीन है। अब इस ग्रुप को पहचान पा रहा है कोई स्टूडेंट? CH3 का होल थ्रेड CCH2, खोल के लिखो स्ट्रक्चर। CH3 मैथिल कितने हैं? 3, एक कार्बन से जोड़ रहे हैं, अलग करो।
उससे CH2 जुड़ रहा है, नेक्स्ट ये NH2, ये तो है, तो ये ग्रुप नियोपेंटिल है या नियोपेंटाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा, नियोपेंटिल अमीन, नियोपेंटिल अमीन। तो ये भी कौन सी है बेटा, ये भी 1 डिग्री है ना, कौन सी है भी 1 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, कैटेगरी बदल गई एमीन की, ये कौन सी एमीन आ गई, द्वितीयक एमीन, पहचान पा रहे हैं। अब द्वितीयक एमीन में देखो ये दोनों मैथिल ग्रुप समान है, तो फिर क्या लिखना चाहिए इसका नाम, डाईमेथिलेमीन। डाईमेथिलेमीन कॉन्फिडेंस बोल रहा है आपका, क्लियर है कॉन्सेप्ट, 2 डिग्री होगी। यहाँ कहें तो ये भी द्वितीयक एमीन है, लेकिन अब डिफरेंट ग्रुप आ रहे हैं, ये एथिल है, ये मैथिल है, मैथिल का फर्स्ट अल्फाबेट ई, मैथिल का एम, इसको पहले लिखोगे, एथिल को क्या नाम लिखोगे, एथिल मैथिल एमीन, एथिल मैथिल एमीन, 2 डिग्री है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए आप, ये छठा था, ये 7वें नंबर का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो ये तृतीयक एमीन है, आप पहचान पा रहे होंगे, एन वाला ग्रुप आ रहा है, तृतीयक एमीन है बच्चों, ये तृतीयक एमीन है, बोलिए बच्चों यस। अब इसका नाम लिखना है, तो ये तीनों ग्रुप समान है, तीन समान से पहले क्या लगता है, ट्राई है, कौन है ये, हाइड्रोकार्बन समूह कौन है, मैथिल है, तो क्या बोलोगे, ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल अमीन, कौन सा डिग्री हो गई, 3 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छा है, देखें आप लोग, यहाँ पे बेटा 2 तो एथिल है, एक मैथिल है, 2 एथिल है और एक मैथिल है ना, और तृतीयक एमीन है। अब ये 2 एथिल के लिए डाई एथिल लगेगा और एक मैथिल है, डाई एथिल बोलेंगे हम, एक डाई एथिल एक मैथिल, किसको पहले लिखें, डाई एथिल का क्या देख रहे हो आप, डाई एथिल का डाई तो अंग्रेजी वर्णमाला में काउंट होगा ही नहीं, कौन काउंट होगा, एथिल का ही, तो क्या लिखे नाम, डाई एथिल मैथिल अमीन, और है कौन सी है, 3 डिग्री। को डाउट, कितने एग्जाम्पल कर सकते हैं, बात क्लियर है आप लोगों की। तो ये अमीन का सामान्य नामकरण हुआ, इसका मतलब कार्बन रहित का नोमेनक्लेचर अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो कार्बन रहित क्रियात्मक समूह के नामकरण का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोकार्बन समूह का नाम लिखो, उसके बाद किसका नाम लिखिए बच्चों, क्रियात्मक समूह का नाम लिखिए, ठीक है ना। इसमें ईथर को अच्छे से इम्पोर्टेंट वे में याद करें आप लोग, अमीन जनरल बनाओ आप, मतलब मिक्स करके एग्जाम्पल लिया अपने सामने कि अल्कोहल का भी हो उसमें आपके सामने, कार्बन रहित वाले, ठीक है ना। और जब कार्बन युक्त हो जाएंगे तो दोनों की मिला के प्रैक्टिस, तभी आपके कन्फ्यूजन्स डाउट्स दूर होंगे। एक को पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको इधर से उधर सोचना पड़ेगा, ठीक है ना, और दिमाग चलाना पड़ेगा। और यहीं बोल दूँ, ये जो चल रही है कॉमन सिस्टम, इस कॉमन सिस्टम का जब IPSC पे पहुँचोगे तो कॉमन सिस्टम का कोई लेना देना नहीं होता किससे, IPSC सिस्टम से। IPSC सिस्टम अलग होता है, कॉमन सिस्टम अलग होता है। कॉमन की बात कर रहा था अपन, कॉमन को लेके चलेंगे ना, बात क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण, ठीक है ना, जिनके क्रियात्मक समूह में क्या होगा, कार्बन होगा, उसकी ट्रिकिया जुगाड़, और फिर उसकी कैटेगरी श्रेणियों वाइज उनके एग्जाम्पल लेके उनके अपन कॉमन नेम लिखेंगे बच्चों, ठीक है बेटा।